बैड लोन्स की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, तो इसे ठीक करने के लिए वे क्या करना चाहते हैं? अधिक लोन्स। आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला के कारण चीन की पूरी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। भीषण गर्मी के कारण नदियां सूख रही हैं और बिजली गुल हो रही है। अधिकारी अभी भी अपनी शून्य कोविड नीति के तहत शहरों को बंद कर रहे हैं। और अगर वो काफी बुरा नहीं था, तो ऋण संकट और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन है। यह ज्यादातर रियल एस्टेट उद्योग में भयानक नीतियों और भ्रष्टाचार की एक श्रृंखला के लिए धन्यवाद है। रियल एस्टेट चीन के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30% है। देखिए, चीन में डेवलपर्स निर्माण पूरा करने से पहले अपार्टमेंट इकाइयां बेचते रहे। उन्होंने बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग किया, साथ ही बैंकों और निजी निवेशकों से ऋण व्यापार को और विस्तारित करने के लिए उपयोग किया। सभी ने मान लिया कि अचल संपत्ति की कीमतें और मांग बढ़ती रहेंगी। जब तक उन्होंने नहीं किया, यह अनिवार्य रूप से एक बड़ी पूंजी योजना थी। अब डेवलपर्स आसान ऋण से वंचित होने के बाद बस्ट हो रहे हैं, कीमतें गिर रही हैं, घर के मालिक अधूरे घरों पर गिरवी रखने से इनकार कर रहे हैं और बेची जा रही संपत्तियों में मंदी और निर्माण स्थानीय सरकारों को पंगु बना रहा है जो आय के लिए भूमि की बिक्री पर निर्भर हैं। यदि आप संपत्ति संकट के बारे में अधिक गहराई से जानना चाहते हैं, तो इस पर हमारा पिछला एपिसोड देखें। लिंक नीचे है। चीन की परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां चीजों को और अधिक जटिल बना रही हैं। उन्हें 1997 के एशियाई वित्तीय संकट के बाद बैंकों से खराब ऋण खरीदने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन खराब ऋणों को साफ करने और दूर होने के अपने जनादेश को पूरा करने के बजाय वे अपने वित्त पोषण और संरचना में उत्तरोत्तर अधिक साहसी बन गए। दूसरे शब्दों में, राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियां, जो मूल ऋण संकट को ठीक करने के लिए बनाई गई थी, दशकों बाद समाप्त हो गईं और एक नए संकट में योगदान दिया, जिससे वे बहुत ही प्रकार के खराब ऋणों को रोक सकते थे। और अब वे संपत्ति के नुकसान पर अपना मुनाफा टैंक देख रहे हैं। तो चीनी सरकार इस नए ऋण संकट का जवाब कैसे दे रही है? बेशक, अधिक ऋण जारी करके। ब्रेक के बाद और अधिक वापसी पर स्वागत है। बैड लोन की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इसलिए चीन के नियामक बैंकों को अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए और भी अधिक ऋण देने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। गैलेक्सी ब्रेन मूव। पिछले हफ्ते चीन की स्टेट काउंसिल ने 1 ट्रिलियन युआन या लगभग $150 बिलियन की 19 नीतियों का अनावरण किया। यह कई खर्च करने वाले कार्यक्रमों में नवीनतम है। नवीनतम 19 नीतियों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 2 राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों को लगभग $44 बिलियन का ऋण देना शामिल है। स्थानीय सरकारों को भी करीब $73 अरब के विशेष बॉन्ड जारी करने की अनुमति दी गई है। यह $500 बिलियन से अधिक के अतिरिक्त है जिसे उन्हें इस वर्ष की शुरुआत में जारी करने की अनुमति दी गई थी। बेशक, उन सभी बांडों का उपयोग बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए किया जाना है। राज्य के स्वामित्व वाली बिजली उत्पादन कंपनियों को भी $30 अरब मूल्य के बॉन्ड बेचने की अनुमति होगी। और याद रखें, बॉन्ड मूल रूप से सिर्फ ऋण है। तो हाँ, ऋण पर ऋण पर ऋण। यह नियंत्रण से बाहर हो रहा है। बेशक, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यह सारा पैसा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर खर्च कर रही है। वे माई बिग फैट ग्रीक वेडिंग में डैड की तरह हैं, जो सोचते हैं कि विंडेक्स सब कुछ हल कर देता है। केवल विंडेक्स के बजाय यह बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं। अपनी जीडीपी बढ़ाने की जरूरत है। मूल ढांचा परियोजनाएं। गुप्त रूप से अफ्रीका का उपनिवेश। मूल ढांचा परियोजनाएं। बहुत सारे युवा अविवाहित पुरुष। मूल ढांचा परियोजनाएं। ब्लूमबर्ग के अनुसार बीजिंग निर्माण परियोजनाओं के लिए लगभग $1 ट्रिलियन मूल्य का सरकारी धन उपलब्ध करा रहा है। कुल खर्च इससे भी अधिक हो सकता है। कुछ अनुमानों के अनुसार उस राशि का 3 गुना एक बार बैंक ऋण और कॉर्पोरेट फंड जोड़ दिए जाने पर। इन ऋणों को आसान बनाने के लिए चीन के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में कटौती की है और बड़े वाणिज्यिक बैंकों ने इसका पालन किया है। कम ब्याज दरें उधार को सस्ता बनाती हैं, लेकिन दूसरा पहलू यह है कि वे चीन की मुद्रास्फीति को भी बदतर बनाते हैं। मुद्रास्फीति पहले से ही काफी खराब है। चीन की मुद्रा की कीमत 2 साल से भी कम है। किसी भी हाल में केंद्र सरकार ने नीतिगत निर्देश जारी किए हैं और वे उम्मीद करते हैं कि उन्हें पूरा किया जाएगा। लेकिन चीन में बहुत से स्थानीय बैंक वास्तव में उन्हें पूरा नहीं करना चाहते हैं, या वे करते हैं लेकिन उन्हें परेशानी हो रही है
संचालन के साथ चुनौतियों, निवेशकों के विश्वास की कमी और बढ़ती लागत के कारण वित्तपोषक उन परियोजनाओं में निवेश करने के लिए अनिच्छुक रहे हैं जो संभवतः किसी भी प्रकार का लाभ नहीं कमाएंगे क्योंकि वे पहले ही बिक चुके हैं। लेकिन चीन के केंद्रीय बैंक के पास ऐसा कुछ नहीं है। यह वाणिज्यिक, ग्रामीण और यहां तक विदेशी बैंकों को उधार देने के लिए फोन कॉल के साथ परेशान कर रहा है। इनमें से कुछ बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जा रहा है कि ऋण वृद्धि वित्तीय निवेश से आगे निकल जाए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि यदि आप उधार नहीं देते हैं तो आप निवेश नहीं कर सकते। वे बैंकों को चीनी मुद्रा नहीं बेचने की चेतावनी भी दे रहे हैं। लेकिन रॉयटर्स के अनुसार चीन के कुछ राज्य समर्थित वित्तीय संस्थान संकटग्रस्त संपत्ति क्षेत्र का समर्थन करने के लिए बीजिंग के आह्वान पर जोर दे रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि स्थानीय अधिकारियों की निगरानी के लिए विशेष कार्यबल भेजकर उसकी योजनाओं को लागू किया जाए। लेकिन अगर प्रोत्साहन योजना के अनुसार चला भी जाता है तो कई विशेषज्ञों का कहना है कि ये प्रयास कम हो गए हैं। गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्रियों का कहना है, नीति में ढील के प्रमुख उपायों को छोड़कर हमें लगता है कि इस साल के बाकी दिनों में समग्र आर्थिक विकास सुस्त रहेगा। निवेश बैंक नोमुरा के अनुसार उपाय गेम चेंजर नहीं है। यह आंशिक रूप से है क्योंकि रियल एस्टेट बाजार अभी भी गहरे संकट में है। उसके शीर्ष पर चीनी सरकारी संस्थाओं को इस वर्ष $900 बिलियन की फंडिंग की कमी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्थानीय सरकारों को अभी भी जीरो कोविड नीति को निधि देना है, जिसमें बड़े पैमाने पर परीक्षण और सामूहिक निगरानी शामिल है। केंद्र सरकार से धन के बिना सभी को भूमि बेचने से बहुत कम राजस्व प्राप्त होता है। डेवलपर्स चीन में चीजें कैसी होंगी इसके लिए काफी निराशावाद है। चीनी राज्य के स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी हुआवेई के संस्थापक के एक लीक ईमेल ने बहुत दर्दनाक ऐतिहासिक अवधि की चेतावनी दी और कहा कि जीवित रहने के लिए तैयार रहें। एक चीज जो दर्द को कम करने के लिए की जा सकती है वो होगी जीरो कोविड नीति को हटाना। बार बार कोविड का प्रकोप, बड़े पैमाने पर परीक्षण और लॉकडाउन चीनी अर्थव्यवस्था के लिए एक हैंडब्रेक के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन चीनी नेता शी जिनपिंग जीरो कोविड से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके जैसे सत्तावादी राजनीतिक और वैचारिक नियंत्रण पर अर्थशास्त्र को प्राथमिकता नहीं देते हैं, विशेष रूप से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस के आने के साथ। कोई रास्ता नहीं है कि वो शून्य कोविड को स्वीकार करने जा रहा है, बेवकूफ है। और अब मैं चीन की बिना सेंसर वाली 50 सेटी सेना के एक सदस्य के एक प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं। वे शो के प्रशंसक हैं जो पैट्रियन या स्थानीय लोगों के माध्यम से योगदान करते हैं। स्किप डेविस ऑन पैट्रियन पूछता है, तो क्या होता है जब चिकोम पानी से बाहर निकल जाते हैं? वे इसे किसी और से लेने वाले हैं, मेरा अनुमान है। वे परिणाम की परवाह किए बिना अपने चारों ओर सब कुछ समाप्त कर देते हैं। हाय स्किप, अच्छा सवाल। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी लंबे समय से पानी की कमी को लेकर चिंतित है। वास्तव में 1950 के दशक में उन्होंने तिब्बत पर कब्जा करने का एक कारण यह है कि तिब्बत एशिया के अधिकांश हिस्सों के लिए पानी का मूल स्रोत है और मात्से तुंग इसे जलविद्युत शक्ति के लिए चाहते थे और शायद आसपास के देशों को नियंत्रित करने की क्षमता के लिए भी। चीन को न केवल 1.4 अरब लोगों के पीने के लिए बल्कि फसल उगाने और पनबिजली के लिए भी पानी की जरूरत है। इसलिए जैसे जैसे पानी की स्थिति बदतर होती जा रही है, वे बिजली के उपयोग को सीमित करने और विनिर्माण जैसे काम करने लगे हैं। और जैसा कि आपने स्किप का सुझाव दिया था, चीन का पानी का उपयोग विशेष रूप से जलविद्युत के लिए अन्य देशों के साथ तनाव पैदा कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी चीन के बाहर लाखों लोगों को प्रभावित करने वाली नदियों को बांध रही है। मेकांग की तरह दक्षिण पूर्व एशिया में उनकी तिब्बत में बांध बनाने की भी योजना है जो ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को मोड़ देंगे। इसका भारत और बांग्लादेश पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। कुछ का कहना है कि इससे भारत और चीन के बीच जल युद्ध हो सकता है। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद छोड़ें और उन सभी को धन्यवाद जो पैट्रियन पर चीन बिना सेंसर किए समर्थन करते हैं। हमारे शो को मुख्य रूप से दर्शकों का समर्थन प्राप्त है। अधिक जानने के लिए patreon.com/ChinaAndCensor पर जाएं या ChinaAndCensor.locals.com पर जाएं। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं। देखने के लिए धन्यवाद।